हेलो। हेलो। स्वागत है हमारा भी और आपका भी। श्रोताओं का भी। और एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद आज हम बैठ रहे हैं हाँ। इस नए एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे फैज़ अहमद की। उर्फ। फैज़ अहमद उर्फ फैज़। हाँ। कुछ लोग इसको फैज़ अहमद फैज़ पढ़ते हैं। फैज़ अहमद फैज़ पढ़ते हैं, जो कि गलत तरीका है। असलियत में अगर आप पढ़ेंगे भी नाम तो फैज़ के ऊपर ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगी रहते हैं। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी। कॉमाज लगे रहते हैं। तो इसका फैज़ मतलब अहमद फैज़। उर्फ फैज़। हाँ, उनका पेन नेम पेन फैज़ है। नेम। हाँ, तो आप अगर उन्हें सिर्फ फैज़ भी कह रहे हैं तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई हाँ, गलत नहीं है। गलत नहीं है, ठीक है। फैज़ तो फैज़ ही है। तो आज फैज़ को हम पढ़ेंगे। फैज़ के बारे में एक अगर बेसिक इंट्रोडक्शन करें बिल्कुल। तो उनका जन्म 1911 में सियालकोट में हुआ था और बहुत प्रसिद्ध रहे वो। उर्दू में अगर मैं कहूँ कि गालिब के बाद सबसे बड़े शायर माने जाते हैं तो फैज़ है। तो फैज़ ही हैं वो। हाँ, बल्कि शायर ही बड़े माने गए तो हाँ। तो नहीं, और मैंने ये बात ना सुनी थी उनके मुंह से, नसीरुद्दीन शाह के मुंह से। अच्छा, नसीर साहब, क्योंकि नसीर साहब को तो जाना ही जाता है, वो उनको देखा ही जाता है गालिब से जोड़कर। हाँ 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 हाँ। तो उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी थी कि गालिब के बाद उनको अगर उर्दू जगत का सबसे बड़ा कोई शायर लगता है तो वो फैज़ हैं। वो और सही भी लगता है। तो सही लगता है ये, और हमें भी ऐसा ही लगता है। फैज़ तो फैज़ है। तो फैज़ की कुछ प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं हाँ उनका अगर जिक्र करें तो मेरे दिल मेरे मुसाफिर। हाँ जी, कलेक्शंस हैं ये, कलेक्शंस हैं, गज़लों नज़मों के। बिल्कुल। तो मेरे दिल मेरे मुसाफिर, दस्ते सबा, जिंदा नामा, मिज़ान, ये कुछ हैं। और मज़े की बात ये है हाँ कि फैज़ रिवोल्यूशनरी थे ना। हाँ बिल्कुल। क्रांतिकारी पोएट और शायर थे। हाँ, पोइट्री विद अ पर्पस। हाँ, पोएट्री विद अ पर्पस। तो उनके इसी कुछ कारनामों के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था। हाँ, 1951 में जब आर्मी ने टेक ओवर, तख्ता पलट हो गया था पाकिस्तान में। तो रावलपिंडी में 1951 में इन्हें जेल जाना पड़ा था 4 साल के लिए। और मैंने जो रचनाएं गिनाई उनमें 2 रचनाएं तो इन्होंने जेल में बैठे बैठे लिखी हैं, जिनमें एक है दस्ते सबा और एक है जिंदानामा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज हम कुछ इनकी प्रमुख। हाँ, और पहले हम बता दें कि हम जो इनकी नज़में या गज़लें जो पढ़ेंगे हम, वो प्रतिनिधि कविताएं और रेखता, हाँ, इन 2 जगह से पढ़ेंगे। रेखता एक एप्लीकेशन है, बिल्कुल, कलेक्शन है, वहाँ पे हर मतलब नज़मों का, गज़लों का, शायरी का। और प्रतिनिधि कविताएं ये हैं फैज़ अहमद की प्रतिनिधि कविताएं। और सिर्फ जो भी थोड़ा सा ताल्लुक रखता होगा ना पोइट्री से, शायर से, शेर से, उसे जश्न रेखता या रेखता का तो पता होगा ही। हाँ, रेखता तो मतलब हाँ, कि एसेंशियल है कि रेखता क्या है। हाँ, शुरू करो सर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, अभी हम पहले ये गज़ल या नज़्म पढ़ेगा, फिर हम बात करेंगे इस शेर के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं आज। हाँ, तो शुरुआत हम करते हैं हम देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं सीधा पढ़ना शुरू करता हूँ। तुम्हें शुरुआत में ही यूएपीए चाहिए। हाँ, शुरुआत ही मैंने ऐसे एक नज़्म से किया है, जो कि वैसे भी थोड़े टाइम पहले कुछ लोगों ने इस पे बहुत आपत्ति जताई थी, जिनके जो बिल्कुल ये उल्टी थी, जिनके स्कल में ग्रे मैटर की कमी थी ना, उन लोगों ने इस पे आपत्ति जताई थी। तो पढ़ते हैं। बिल्कुल, शुरू करें। तो हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है जो लौहे अजल पे लिखा है। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम, महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, बहुत बढ़िया, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। बहुत अच्छे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। क्या बात है। तो ये थी ये नज़्म हम देखेंगे। अब इसमें बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। तो हम इसमें बात की पहले किस पे करें? ये बहुत खूबसूरत है। पहले ना ये इसका कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि 1985 में पाकिस्तान में जियाउल हक जो थे उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। हाँ, फिर से एक और बार। हाँ, तो और बहुत वहाँ के पब्लिक में बहुत रोष था, बहुत गुस्सा था।
ऑब्वियसली। और ब्लैक कलर बैन कर रखा था क्योंकि ब्लैक कलर इज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। हाँ, और साड़ी हिंदुओं का साइन है, तो वो तो इस्लामी फेक कर रहे थे पूरे पाकिस्तान को। तो और जिस दिन फैज अहमद की डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन एक स्टेडियम में इकबाल बानो, उस समय की बहुत मशहूर गायिका, वो एक स्टेडियम में आई और हैरत है कि काली साड़ी में आई, जो बैन थी। साड़ी भी बैन है, काली भी बैन है। काली भी बैन है और साड़ी भी बैन है, और वो काली साड़ी पहन कर आई और ये नज्म गाने लगी। नहीं, मैं थोड़ा बताता हूँ कि ये आई और इन्होंने कहा कि मैं ये नज्म गाऊंगी और ऐसे ही गाऊंगी। तो वो वहाँ पे जो इवेंट मैनेजमेंट वाला था, कोऑर्डिनेटर, वो कहते नहीं मैडम ऐसा तो नहीं हो सकता। अब क्या स्टेडियम में 10,000 लोग, शायद 50,000 लोग थे। नहीं 10,000 लोग थे। अच्छा। हाँ, स्टेडियम में 10,000 लोग। और सामने वहाँ खड़े एक बाल बोनो साइड में और कह रही कि मैं गाऊंगी तो ऐसे ही गाऊंगी, वरना मैं अपना घर जा रही हूँ। तो वो अगर वो बेचारा जो कोऑर्डिनेटर है उसकी हवा टाइट हुई है कि अगर मैंने इसे मना कर दिया कि चले जाओ फिर, तो ये 50-10,000 लोग मेरा सर फोड़ देंगे। हाँ ठीक है। और वो जो नेताजी आके बैठे हैं जियाउल, वो भी मेरा सर फोड़ देगा कि तुमने अलाउ कैसे किया। हाँ, कि कैसे गाने दिया। तो उसने एंड में हार मान के डर के बोला कि जाओ करो, तुम्हारी है, तुम करो, खुशी मानो। और ये जब खत्म हो गई थी तो इसके बाद जब ये इन्होंने गा दिया था, खत्म करी पूरी नज्म, तो पूरे स्टेडियम में इकबाल बानो जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैंने सुना है ना कि इनके साथ साथ 10,000 लोग गाने लग गए थे, सुर में सुर मिला के सारे ये नज्म गाने लग गए थे। और वो जियाउल हक बैठा सुन रहा था, और क्या कर सकता है, ऐसे लोग क्या ही कर सकते हैं। और फैज की तब तक देहांत हो चुका है। हाँ तो अच्छा, अब इस पे ना बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल। इसके मायने क्या हैं, और जिन लोगों को इससे आपत्ति थी अगर वो भी सुन रहे हो तो हम कोशिश करेंगे कि इसके मायने अगर साफ कर पाए हम। भाई इसका मायना है रेवोल्यूशन, कि तू भी और मैं बराबर, बिल्कुल साफ है, तू मैं बराबर, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम और कर क्या सकते हैं, हम देखेंगे ही, इसका मतलब ये है। हाँ, हम देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है जो लोहे अजल में लिखा है। लोहे अजल होती है किताब, कुरान, डेस्टिनी, स्लेट ऑफ इटर्निटी जिसको कहते हैं। मतलब कुरान की बात हो रही है कि हम वो दिन भी देखेंगे जिसका वादा हुआ है, जिसका वादा है हमें, जिसका वादा दिलाया जाता है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, तो हम देखेंगे। जब जुल्म और सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। जुल्म और सितम के पहाड़, जो ये दुख पहाड़ बन के बैठा है ना, जब ये रुई की तरह ऑपरेशन जो है खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, जब ये रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, मतलब हम जो ऑपरेस्ड लोग हैं ना, हम जो आम जनता है, उसके पैरों के नीचे जो जमीन है वो एकदम, ये एक तरह से ये है कि डूम्सडे का सिचुएशन है। कि आखिरी दिन है और देखना उस दिन क्या होगा, कि जमीन फट पड़ेगी और तुम्हारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। एक इमेज क्रिएट करेंगे फैज आगे कि देखो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, ऑपरेसर के साथ। और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़के, और जो लोग हम पे रूल कर रहे हैं ना, जो लोग, उनके सर पे बिजली कड़कने लगेगी, डर लगने लगेगा, उन्हें डर लगने लगेगा, उनके ऊपर मुसीबत टूट पड़ेगी। हाँ, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। ये बहुत मजेदार है। जो धरती का खुदा है ना, जो अल्लाह है, जो भगवान है, उसके इस धरती से जो लोग अपने आप को खुदा मान के बैठे हैं, उनके बुत जब उठवाए जाएंगे, बहुत बढ़िया, जो रूलर्स हैं जो अपने आप को भगवान ही मान के बैठे हैं, तो जब असली खुदा की धरती से उनके बुत उठवाए जाएंगे, सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। हम आम लोग जुल्म जिन पे हुआ है वो ताज हमें सबसे ऊपर बिठाया जाएगा। राजा जिस तकिए पे, जिस उस पे बैठता है ना, जिस सिंहासन पे, सिंहासन पे बिठाए जाएंगे। तो हमें उस मसनद पे बिठाया जाएगा। जब हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, कोई राजा नहीं बचेगा, पब्लिक ही राजा, डेमोक्रेसी की बात, एग्जैक्टली डेमोक्रेसी की बात हो रही है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। तो ये सिर्फ अल्लाह का नाम बचेगा, गॉड का नाम रहेगा, गॉड का नाम रहेगा, और कोई नहीं रहेगा। और अल्लाह एक ही समय पे वो हम में तुम में जाहिर भी है और गायब भी है, वही दिखता भी है और नहीं भी, वही दिखता भी है, वही देखने वाला भी है, सब कुछ वही है। तो जो यहाँ पे जब अल्लाह की बात आ रही है, यहाँ पे गॉड की बात हो रही है। एग्जैक्टली। हाँ, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के उसकी बात नहीं हो रही है। हाँ। जिसने फैज को पढ़ा उसे पता होगा कि फैज बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे। सही बात। वो रिलीजियस तो बिल्कुल ही नहीं थे, तो धार्मिक रूप से तो इस बात को बिल्कुल ही नहीं कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली। जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी। अनल हक मतलब वही ट्रुथ का, अहम ब्रह्मास्मि, जिसको हिंदुओं ने कहा।
वही उसी को मंसूर ने उर्दू में अनल हक कहा था। हाँ, कि मतलब मेरे अंदर ही भगवान है, तेरे अंदर ही भगवान। जिसके लिए मंसूर को फांसी चढ़नी पड़ी थी, सूली चढ़ा दिया गया था। तो अनल हक मतलब मंसूर को इंग्लिश में मोजेस कहते हैं ना शायद, ध्यान नहीं मूसा को मोजेस कहते हैं, मंसूर को कुछ और कहते हैं। मंसूर तो मंसूर ही है। नहीं शायद नहीं, अच्छा ऐसा होता है ना, क्रिश्चियन नाम अलग होता है और फिर इस्लाम नहीं अलग। तो मंसूर ने पहली बार अनल हक का नारा दिया था, जिसके लिए उसको भारी कीमत। मतलब ये है कि तेरे अंदर ही भगवान है, मेरे अंदर ही भगवान है। बहुत आसान सी बात है। बस मिस इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मैं भी भगवान हूँ, तू भी भगवान है, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी। खल्के खुदा मतलब पॉपुलेशन, हाँ, लोग भगवान के बनाए लोग, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम सब राज करेंगे बराबर से मिलके, डेमोक्रेसी होगी। तो हम देखेंगे, हम भी देखेंगे। इसमें क्या खराब है? इसमें कुछ भी खराब, मतलब कितनी अजीब बात है ना कि एक इंसान कह रहा है कि ये देखो मैंने एक नज्म लिखी है और ये ना तुम्हारे हक के लिए है। हाँ, वो बता रही कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो इस सोसाइटी में, तुम्हारे बिना तो कुछ हो नहीं सकता, और जो तुम दबा रहे हैं ना उनको तो मैं तोड़ के, मतलब वो तो बर्बाद है, खत्म होने वाला है। एक तरह से ना आस दे रहे हैं। हाँ, फैज, और गरीबों को एम्पावर कर रहे हैं। इसमें दिक्कत कैसे हो सकती है? पता नहीं क्या दिक्कत है। वो जो लोग पूरी दुनिया को एक ही चश्मे से देखते हैं ना, उन्हें ही दिक्कत है। ऑब्वियसली बात है। थोड़ी देखो, हमें इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत उर्दू समझ आ जाती है बोलने वाली, सुन के। नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी खुला हुआ है ना भाई। हाँ, दिमाग काम करता है ना। हाँ, काम करता है दिमाग। ग्रीस है ना। तो जिसका नहीं है, जिसको इतना अकल ही नहीं है, जो इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहता कि एक बार पढ़ ले, तो फिर वो तो ऐसी बातें करेंगे ना। क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम किसी से? तो यहाँ जो ये बात है ना कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, यहाँ मुझे एक शेर याद आता है किसी का, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ किसका है, पर बहुत मजेदार है कि उन्होंने कहा था कि इसके पहले, तुम्हारे पहले जो यहाँ तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। याद नहीं आ रहा मुझे भी किसका शेर है, पर हाँ सुना है। तो जो लोग सिंहासन पे बैठ के सत्ता पकड़ के अपने आप को भगवान मान लेते हैं, जावेद अख्तर का शेर है, मुझे ध्यान नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, पता नहीं किसका है, मुझे याद नहीं, पर सुना हुआ है ऑब्वियसली। तो ये उनके ऊपर कमेंट है जो अपने आप को सत्ता में जाके भगवान मानने लगते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा प्यार मोहब्बत पे आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि फैज की है कि वो मानी जाती है कि ट्रेड एक तरह से, कि वो रेवोल्यूशन में प्यार को मिला देते थे। कुछ लोग प्यार में रेवोल्यूशन करते रहते हैं, फैज रेवोल्यूशन में प्यार करते हैं। तो हम अब बात करेंगे प्यार पे। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तक आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वैसे तो कितना मस्त है, ऐसे कितना अच्छा है कि कुछ हमने थोड़ी मोहब्बत करने की कोशिश करी और थोड़ा सा काम करने की, पर दोनों एक बार में। तो यही कह रहे हैं कि काम से मोहब्बत करो अपने। एग्जैक्टली। और इस पे एक है ना, बहुत बॉलीवुड के कोई हैं जिन्होंने आपत्ति भी जताई थी, उन्होंने इसका एक्सटेंशन लिखा है, इसमें आगे भी कुछ लिखा है। पीयूष मिश्रा। हाँ, अरे मेरे पास हो शायद वो लिखा हुआ, व्हाट्सएप पे होगा, पर तो बाकी लोगों को अगर शायद ना पता हो। हाँ, उनकी किताब है वो, उसका नाम भूल गया मैं, कुछ इश्क किया कुछ काम किया नाम है शायद। अच्छा। किताब का इसी नज्म को उन्होंने आगे बढ़ाया है और बहुत कुछ ऐड किया है। हाँ। और उनका ये मानना है कि हम इश्क और काम दोनों को ही नहीं छोड़ सकते, हमें दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। हाँ, वो अच्छा है। उसमें पता क्या है कि वो फिर है ना आगे जाके वो एक तो उसे गजल की फॉर्म में चेंज कर दिया है, इसे गजल बना दिया, राइमिंग है अच्छा, और है ना फिर हर शेर में पॉलिटिकल हुआ है कि इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें अमेरिका बाप बने। हाँ, वो काम भला क्या काम हुआ, जिसको खा मुशर्रफ चबा जाए, ऐसा करके ऐसा कुछ है। हाँ, तो वो अच्छी पढ़ सकते। हाँ, वो इसको आगे लेके जाना है, मतलब बिल्कुल वो अच्छा काम है। अब तुम क्या करोगे इसमें? वैसे कुछ समझाने लायक मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सिंपल है, क्योंकि भारी उर्दू नहीं है, आम बोलचाल की भाषा है और समझा ही दिया सब, मामूली सी बात है, एकदम ट्रांसपेरेंट है जो भी है। तो इसके बाद हम आते हैं, कौन सी करोगे आप? बहुत मशहूर, जिसपे कोक स्टूडियो का एक गाना भी बन चुका है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आए कुछ अब्र। हाँ, आतिफ ने गाया है, बहुत प्यारा गाया है। तो पढ़ते हैं, आए कुछ अब्र कुछ शराबाएं। अब्र यानी बादल। बहुत बढ़िया। आए कुछ बारिश के बादल। बारिश के बादल
आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। बामे मीना से माहताब उतरे, बामे मीना से माहताब उतरे। बामे मीना शराब की गिलास, हाँ। तो बामे मीना से माहताब उतरे, दस्ते साकी में आफताब आए। दस्ते साकी हाथ शराब, पिलाने वाले, दस्त हाथ साकी, जो पिला रहा है उसका हाथ। तो दस्ते साकी में आफताब आए, आफताब सूरज। तो बामे मीना से माहताब उतरे, दस्ते साकी में आफताब आए। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, याद आज तुम पे हिसाब आए। इस पे बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ। हर रंगे खूं में फिर चरागा हो, अच्छा। सामने फिर वो बेनकाब आए। उम्र के हर वरक पे दिल की नजर, तेरी मेहरो वफा के भाब आए। बहुत बड़े। इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर समत से जवाब आए। हाँ, बहुत बड़े। तो इस पे थोड़ी बात करते हैं। हाँ। कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए। ये तो एक तो पूरा वो है कि देखो भाई, हमें कुछ दुनिया से फर्क नहीं पड़ता मुझे। फैज साहब कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ शराब मिले और मौसम अच्छा करो, और मौसम कर दो बादल बारिश वाला, बादल बारिश हो जाए। उसके बाद ये मेरे हाथ में शराब हो और आसमान में बादल हो, उसके बाद जो दुख और गम आने हो, अजाब आ जाए, दुनिया जल जाए, बर्बाद हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मौज में हूँ। हाँ, मेरा काम हो चुका है। बामे मीना से माहताब उतरे, दस्ते साकी में आफताब आए। साफ के मतलब यह भी यही है कि मैं सोऊं भी शराब के पास। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं इनकी अपने नहीं, वो कह रहे हैं कि बामे मीना से क्या है पहले, बामे मीना से माहताब उतरे। हाँ, तो मतलब चांद उतरे शराब की गिलास में। हाँ, और दस्ते साकी से आफताब आए। मतलब पूरा दिन मैं शराब ही पीता रहूं ना बैठ के। एग्जैक्टली। कि मैं रात भी मेरी शराब की बोतल में हूँ और सुबह भी शराब पिलाने वाले के हाथों में हो मेरा दिन। हाँ। दिन की शुरुआत साकी के हाथों में हो, हाँ, और शाम गिलास में चांद उतर जाए। हाँ, और रात मतलब रात मेरी उसके साथ हो शराब में। बहुत अच्छे। उसके बाद कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। कितना अच्छा शेर है, सिंपल है, बहुत सिंपल भी है, और कितना मतलब लगने वाला शेर है। कितना ब्लेम कर रहे हैं किसी को। हाँ, कितना लगने वाला है। हाँ, कि पूरी दुनिया का मैं हिसाब कर रहा था कि मुझे किसने कितना दुख दिया, गम दिया, और सबसे ज्यादा याद तुम ही आए आज। हाँ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा याद तुम। या फिर ये भी ऐसे हो सकता है ना कि मैं इस दुनिया के गमों की काउंटिंग कर रहा था। हाँ। और यहाँ पे तुमने जो मुझे गम दिया ना वो सबसे ज्यादा आया। हाँ। शायद पूरी दुनिया के 100 आए, तुम्हारे 90 अकेले आ गए। हाँ, तुमने हमें बहुत गम दिया है। क्या बात है, कितना सिंपल शेर है। बिल्कुल, कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर सिमत से जवाब है। हमारी गोया का मतलब होता है हर डायरेक्शन से, जैसे जैसे, और हर सिमत से मतलब हर डायरेक्शन से। हमारी इतनी खामोशी थी जैसे लग रहा था कि हर कोई बात ही कर रहा है, हर तरफ से कोई जवाब आ रहा है मेरे सवालों का, पर वो मैं खुद ही मेरी आवाज ही गूंजी आप सारी। क्या बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। और मैंने पहली बार ये एक गाना ही सुना था आतिफ का, ये पहले, उसके पहले हाँ कोक स्टूडियो, उसके पहले मैंने ये नज्म पढ़ी भी नहीं थी। मैंने भी शायद नहीं पढ़ी थी। अच्छा, इसे नज्म कहें कि गजल कहें? नज्म कहना ज्यादा, क्योंकि कनेक्टेड। हाँ, एक ही टॉपिक पे। ये हमने पहले एपिसोड में लेक्चर दिया था कि कैसे तुम कि नज्म क्या होता है और गजल क्या होता है। हाँ, ये हमने बता दिया था। तो होमवर्क करो, पुराना पढ़ोगे तो एग्जैक्टली अपने आप कैचअप कर लेंगे आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तुमने मोहब्बत कर दिया तो हम क्रांति कर देते हैं। क्रांति कर लो। ठीक है, तो हम क्रांति करेंगे। ये बड़ी पॉपुलर है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत पॉपुलर है ये। अच्छा। और बहुत मानी गई है, और इसका एक गाना भी बना है। एक बैंड है निश्तर पार्क। निश्तर? हाँ, निश्तर पार्क। वो एक जोक है उस बैंड का नाम। एक अमेरिका का बैंड था, बाहर का, अमेरिका का तो नहीं, बाहर का एक बैंड है लिंकिन पार्क। अच्छा। तो निश्तर एक पार्क है कराची में या लाहौर में, तो उसका नाम पे बना निश्तर पार्क। तो एक जोक है इनका नाम भी। तो उन्होंने इसका बहुत अच्छा एक वर्जन बनाया है, मैंने शायद तुझे सुना भी है। और ये नज्म रहेगी, नज्म का नाम है कुत्ते। बड़ा बदतमीज नाम है। तुम सोचोगे कि क्या कह रहे हैं, पर पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं। एक बार सुनो, शायर क्या कहना चाहते हैं।
ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़ गदाई, ज़माने की फटकार सरमाए इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। ना अमराज न आराम शब की, न राहत सवेरे, गिलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरे खाने वाले, ये फांकों से उकता के मर जाने वाले। ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। खत्म। ये जाहिर हो गया, बिल्कुल जाहिर है, साफ है कि किसके बारे में है। हाँ, क्या है ये पहला तो अगर हम बताना चाहें कि ये कह रहे हैं कि जो वर्कर क्लास है, लेबर जो मतलब जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है या जो लोग सोए हुए हैं, हाँ, जिन पे जुल्म हो रहा है ना, और वो सोए हुए हैं अभी भी। आम नागरिक की भी बात कर सकते हैं। हाँ, मतलब वही, मतलब उन्हें कुत्ता कहा गया है आम नागरिकों की, तो उकसाया जा रहा है, क्योंकि आखिरी लाइन भी वैसी है कि उकसाओ इनको। तो हमें उकसा रहे हैं कि पहले बता रहे हैं कि तुम कुत्ते हो, तो कैसे कुत्ते हो कि ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये यूं ही घूमते हैं, गलियों में पड़े रहते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है समाज में। कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़ गदाई होता है भीख मांगने का शौक। अच्छा। तो जिनको शौक ही है भीख मांगने का, ये नेताओं से भीख मांगते हैं कि सर हमारा काम कर दो। तो एक शेर सुनाया था ना हमने दुष्यंत कुमार का कि तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। तो ये वही कह रहे हैं कि इनको तो शौक पड़ गया सबसे भीख मांगने का। जमाने की फटकार सरमाया है इनका, कमाई है, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। सरमाया होते हैं पूंजी। तो भाई ये भिखारी हैं, कुत्ते हैं, तो इनका तो क्या है, ये जहां भर की फटकार, जो जिधर जाओ धुतकार देता है, हाँ। गाली देता है, धक्के दे देता है, यही इनकी कमाई है। ये इन्होंने जिंदगी भर कमाया है स्ट्रगल कर करके। जहाँ ना आराम शब की, ना राहत सवेरे, न रात को आराम है, न सुबह आराम है। गिलाजत में घर नालियों में बसेरे। तो हमारे घरों के आप हालात ही देख लो, हमारे जो मोहल्ले कॉलोनीज हैं ज़्यादातर, कितनी बुरी कंडीशंस में हैं, गंदगी कितनी है। हाँ, ना पानी है ना कुछ है। तो गलाजत में घर नालियों में बसेरे, गलाजत में गंदगी। हाँ। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो। जी जरा सा ये इस पे कॉन्टेम्पलेट करे ना अगर कोई, हाँ। ये क्या कह रहे हैं, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। अब यहाँ ये 2 लाइनें हैं ना, इनको करते हैं। ये कह रहे हैं कि देखो, अगर ये तुमसे ज्यादा उखड़े ना, बदतमीजी करे, कोई प्रोटेस्ट करें, बोले, आवाज उठाएं कि भाई ये हमारा हक है, तो कुछ मत करो, इन्हें एक दूसरे से लड़ाओ। मैं इनको बोलो कि नहीं, मैं तेरा हक नहीं खा रहा हूँ, एक्चुअली ये जो है ना तेरा पड़ोसी, इसको मार, इसने तेरा हक खाया, मैंने तो कुछ नहीं करा भाई, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बहुत कुछ बोलने से ज्यादा अच्छा होगा कि इस समय जो देश की परिस्थितियां, अगर कोई वो देख ले तो समझ जाएगा कि इस लाइन के मायने क्या है। हाँ, कौन कुत्ता है, कौन लड़ रहा है, कौन लड़ा रहा है। हाँ। और फिर आगे उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने की लाइन आती है, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा। मैं थोड़ा सा इंटरफेरेंस के लिए माफी चाहूंगा। बोलो। मैंने एक जगह पढ़ा था, बहुत अच्छी बात, कि एक कुछ ना सफेद जो काली चींटियां होती हैं, हाँ। उन्हें इकट्ठा करो, हाँ। और कुछ लाल चींटियों को इकट्ठा करो, हाँ। और एक जार में दोनों को डाल दो और छोड़ दो, हाँ। वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, हाँ। ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है, वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। तुम जाओ और बाहर से पूरे उस जार को झकझोर दो और फिर रख दो, वो एक दूसरे को मारने लगेंगे बिना ये जाने। काली वाली को लगेगा कि दुश्मन लाल वाली है, लाल वाली को लगेगा दुश्मन काली वाली है, पर दुश्मन वो है जिसने वो जार हिलाया था। तो समाज में जो 2 गुट, 2 लोग लड़ते हैं, हाँ। 2 समाज या कह लो 2 धर्म, हाँ। उन्हें लगता है कि दुश्मन वो एक दूसरे के हैं, हाँ। वो ये नहीं देखते कि जार किसने हिलाया है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये वही बात है कि अगर वो क्या करें, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो, हाँ, ठीक। और इनको थोड़ा सा लालच और दे दो एक दूसरे से लड़ने के लिए, फिर तो ये मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इनको सपना दिखा दो तुम्हारा देश होगा ऐसा, हाँ, तुम चलाओगे इसे। ये हर एक की ठोकरे खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले। तो हर जगह ठोकर खाते हैं, कभी से गाली कभी से, और फिर फाकों से भूखे मर जाते हैं, मर जाने वाले। ये मजलूम अब यहाँ से बात बदल जाती है। हाँ। अब तुम्हें जोश दिलाएंगे फैज साहब की, बोलेंगे कि नहीं अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली करना क्या है। ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए, ठीक, तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। सरकशी होता है मतलब बदतमीजी। हाँ, बहुत। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये
आंखों की हड्डियां तक चबा लें। तो अब ये तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि आप एज ए ह्यूमन, एज ए सिटीजन क्या क्या कर सकते हो। कि आप अगर तुम थोड़ा सा सर उठाओ ना, मजलूम मखलूक, मजलूम मतलब बेचारा, मखलूक मतलब जिस पे जुल्म हुआ, जिस पे जुल्म हुआ है, तो इंसान और ये अपना थोड़ा सा सर भी उठाए ना तो सब बदतमीजी भूल जाए तुम्हें, जो तुम्हारे साथ कर रहा है। हल्के से अपने लिए आवाज लेके देखो। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आंखों की हड्डियां तक चबा लें। मतलब जो ऑपरेसर है ना, ये उसकी हड्डियां तक खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं अगर हिसाब करने पास जाए, पर ये करते ही नहीं है, आदत हो गई है। कोई इनको एहसास जिल्लत करा दो, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे, नींद से उठाओ इनको। ये वही तो कर रहे हैं, एहसास जिल्लत। ये तुम्हें जिल्लत का एहसास करा रहे हैं। कभी नज्म लिख के कि भाई कुत्ते को तुम इस बेइज्जती का इन्हें एहसास दिलाओ कि तुम हो क्या बन गए हो, और इनकी सोई हुई दुम हिला दे। बहुत सीरियस और बहुत ग्रेव है ये नज्म। हाँ, पर मजेदार है, मतलब स्ट्रॉन्ग है एकदम, प्रेजेंट का रिफ्लेक्शन है बिल्कुल। मजा आ गया। आ जाओ सर आप, अब और कुछ अगर आपको करना, क्या कर, अब क्या पढ़ोगे? मैं सोच रहा हूँ रकीब। अब बिल्कुल। तो अगली नज्म जो है वो रकीब से, उसका नाम है, पहले कॉन्टेक्स्ट, उसका नाम है रकीब से। कॉन्टेक्स्ट ये है कि फैज जब सियालकोट में रहते थे तो उनके घर के सामने एक घर हुआ करता था जिसमें एक लड़की रहती थी। जिससे वो एक तरफा प्यार करते थे। अच्छा। उसको रोज देखते थे, उससे प्यार करते थे। एक दिन फैज कहीं गए थे, कॉलेज गए थे, और जब कॉलेज से लौटे तो वो लड़की जा चुकी थी। बहुत बुरा हुआ। फैज को पता चला कि अब वो लड़की यहाँ से जा चुकी है, उसने शहर छोड़ दिया है। अब अगहा नासिर लिखते हैं इनके बारे में, कुछ सालों बाद जब फैज बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत नामचीन हो गए, तो वापस सियालकोट लौटे। ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली वो लड़की भी उस शहर उस दिन आई हुई थी, और अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ आई हुई थी। और उसके पति फैज के बहुत बड़े फैन थे, जो होना भी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं मिलना चाहता हूँ फैज से। तो लड़की ने भी फैज को कहा कि ये हमारे नोटिस करो हमारे पति हैं ये। तो ये जो पूरा सीन बना, ये इससे इंस्पायर्ड है ये नज्म। तो ये नज्म है रकीब से। अब मैं पूछना चाहूंगा, रकीब से का मतलब क्या होता है? रकीब क्या होता है? रकीब का मतलब होता है प्रेमिका का पति, प्रतिद्वंदी। जिसको अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में बोले तो हमारे उसको सौतन कहते हैं। तुम जिससे प्यार करते हो उसका किसी और से रिश्ता हो जाएगा तो अच्छा, मैं उससे ये बात कह रहा हूँ, तुम रकीब से प्यार कर रहा है, रकीब से। मैं भी इससे करता हूं, प्रेमिका के पति से कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, रकीब से। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब समझ आ गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आ की वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे। अच्छा। जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसुध इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। बहुत बड़े। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या सीखा है, जूझ तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। आजिजी सीखी गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमान के दुख दर्द के मायने सीखे। जेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के मायने सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं। ना तवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं।
जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग सी सीने में रह रह कर उबलती है, न पूछ अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। अच्छा, तो ये मतलब शुरू तो ऐसे है ना कि ये पहले बताते कि देख तेरी शादी हुई किससे है। सही बात है ना, फिर ये बताते कि मैंने क्यों नहीं करी। हाँ, एंड में वही ना कि वो मैं रेवोल्यूशनरी हो गया ना यार, मैं नहीं शादी कर पाया वहां पे। थोड़ा सा अगर कुछ बातें करें इस पे प्लीज। आग के वाबस्ता है हुस्न की यादें तुझसे, मतलब जिससे मेरी यादें जिसके हुस्न से मेरी यादें इतनी जुड़ी हुई हैं, वाबस्ता है, संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं, जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था। परिखाना यानी हाँ मतलब समझ रहे हैं ना, फेरी हाउस। फेरी हाउस, हाँ फेरी हाउस, तो जिसकी उल्फत में भुला रखी थी हमने दुनिया। परिखाना बनाने का मतलब एकदम खुश कर रखा था मैंने। हाँ, अच्छा, और जिसकी उल्फत में, जिसकी मोहब्बत में हमने दुनिया भुला रखी थी। दहर को दहर का अफसाना बना रखा था, मतलब दुनिया को ही अब कहानी बना दी थी। हाँ, दुनिया की कहानी बना दी थी। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर, आशना साथी होता है ना, वाकिफ, अच्छा, जान पहचान, हाँ साथी मतलब। साथी। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। हाँ बहुत अच्छा। कारवां गुजरे हैं जिनके उसी रानाई के जिसकी हमने जिसकी इन आंखों ने बेसुध इबादत की है। ये तो साफ है वो। क्या मतलब उस आदमी को बता रहा है कि देख मैंने हाँ, उसको उस मतलब हाँ, गिना रहे हैं। शायद तू इसकी अहमियत ना जानता हो। हाँ, शायद मैं जरूर बताता हूँ। शायद तू ना जानता हो कि ये कौन है। हाँ, मैं बताता हूँ। वही है ना कि घर के क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, और दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। हाँ। तो फैज को वो ढोल सुहावन ना लग रहा है। हाँ, हाँ, और जिसके पास है, जिसके घर है, वो तो उसको दाल बराबर ही है। तो वो बता रहे हैं कि नहीं, दाल नहीं है। हाँ? देखो क्या है। बहुत बढ़िया। ठीक है, वो थोड़ा पार्ट पे आओ जो जब वो कहते हैं कि मैंने क्यों नहीं करा। आजिजी सीखी है वहां से ना, आजिजी सीखी है गरीबों की हिमायत से, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमान के दुख दर्द के मायने सीखे। अच्छा, यासो हिरमान, बहुत दर्द जो होता है ना, उसका मायने, उसकी मायने क्या होते हैं, मतलब जो ये मेरी शादी नहीं हुई या मैं नहीं हो पाया तुम्हारा, या तुम मेरी नहीं हो पाई, उसके बाद मैंने क्या क्या सीखा है। हाँ, तो मतलब वही कह रहे हैं ना कि मैंने मजदूरों पे जो जुल्म हो रहा है उनका, हाँ, उनका दर्द, दुख सीखा, समझा, और मैंने जेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा। जेर दस्त फिर से वही कि पीपल ऑफ स्मॉल स्टेटस, छोटे लोगों पे जो इतना जुल्म होता है उसको समझा। हाँ, तो मतलब मैंने क्या क्या उससे शादी ना करके मैंने कहाँ अपने आप को लगा दिया। हाँ, एक है बिल्कुल। सर्द आहों के रुखे जर्द के मायने सीखे। सर्द आहों, आहें, हाँ, सांसें, हाँ, आहें, दुख से भरी आहें, रुखे जर्द, रुख चेहरा, जर्द उतरा हुआ चेहरा। हाँ, ये सब मैंने, फिर उसके बाद मैंने क्या क्या सीखा। मुझे तो लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो फैज ने उस मोहब्बत को छोड़ के उससे ज्यादा कीमती चीजें सीखी। अच्छा, मुझसे पहली सी मोहब्बत ना, ठीक है। क्योंकि फैज यहाँ जो बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या सीखा, हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। शायद मोहब्बत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीखना। ठीक है, अच्छा, तो फायदा हो गया फैज का मोहब्बत ठुकरा के, मोहब्बत छोड़ के, उससे शादी ना करके। अच्छा, हाँ, कि अगर मैं जवानी में उसे शादी कर लेता तो शायद मैं आज ये ना होता। हाँ, बहुत अच्छे। तो ये सब सीख लिया। आखिरी शेर क्या था? आखिरी शेर बड़ा अच्छा था। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। जब बाजार में मजदूरों का गोश्त बिकने का मतलब वही होता है ना कि जिस्म बेचे या किसी को बिना उसके समय की कीमत दिए उससे बहुत ज्यादा मेहनत करवाना, उसकी जान ले लेना, काम करवाते करवाते मेहनत करवा। तो जब कभी बिकता है बाजार में मजदूरों का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। शाहराहें बड़े लोगों के, चौड़ी सड़कें जहाँ बड़े बड़े लोग चलते हैं, अकबर रोड। हाँ, तो शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग सी सीने में रह रह कर उबलती है, न पूछ अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। मैं कुछ कर तो नहीं पाता, पर मुझे गुस्सा, खौज जाता हूँ ये देखकर। अरे भाई, ये बहुत रेवोल्यूशन। इसने फैज ने शुरुआत देखो कहाँ से करी है और लेके कहाँ गए। हाँ, और बिल्कुल सीमलेस ट्रैवल है, बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा ट्रांजिशन का पता नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि जबरदस्ती मुझे कहीं लेके जा रहा है। नहीं, क्या बढ़िया ऐड किया है, क्या बढ़िया
फैज है ना। फैज शुरुआत की बिल्कुल मुलायम, मक्खन, प्रेम, ऐसी चीजों से, और लेकर गए हम एकदम आक्रोश पे। हाँ चलो, अब इतना क्रांति हो गया तो हाँ मैं थोड़ा प्यार मोहब्बत की तरफ आ जाता हूँ। बिल्कुल। और ये तो भाई तुम जो पढ़ने जा रहे हो ना, हाँ, इसका तो मैं क्या ही जिक्र करूँ, तुम ही करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट क्या, मेरे हिसाब से सबसे कमाल नज्म है ये। कमाल नज्म है, और शायद वो नज्म जो फैज की बहुत लोगों तक पहुंची। हाँ, और सबको ही मतलब पता है इसके सबको ही पता है, जो ज्यादातर लोगों तक पहुंच गई वो नज्म है ये फैज। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। शायद श्रोताओं के चेहरे पे मुस्कान आ गई हो, कि सबको एक्सपेक्टेशन होगा कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। हाँ ठीक है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या बात, क्या बात। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। क्या बात। अनगिनत सदियों के तारीख बहिमान तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कूचा वो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर। क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। क्या बात है, क्या बात। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। इसको बैठ के मैं पूरा दिन इसको कर सकता हूँ डिकोड, इतना कमाल नज़्म है ये। क्या चीज़ है। ये सिंपल देखो, इसके ना बहुत सारे मतलब है। हाँ, हमें ना पहले सरफेस मतलब ढूंढते हैं इसका जो है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है, ठीक है। हम इसका पहले सरफेस में नहीं निकालते हैं कि पहले कह रहे हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना। अब हम में और तुम्हें वो वाला प्यार नहीं रहेगा, नहीं मांग, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। हाँ, तो फिर वो बताएंगे कि अभी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ ये चीज़ कह के, हाँ, कि मुझसे वो प्यार मत मांग। अभी मैं तुझे ठुकरा नहीं रहा। हाँ, अब वो रीज़न पहले नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं कि मुझे लग कैसा रहा है तुझे मना करके प्यार का। तो कहते तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवाल, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया। पहले समझा रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, गमे दहर है दुनिया का गम, संसार का दुख। हाँ, तो तेरे जाने का मुझे बहुत दुख होगा, और ये तो दुनिया के गम के सामने क्या करूँ मैं। तेरा गम है तो तू अंदर का झगड़ा क्या है, तेरा ही गम मतलब बहुत भारी पड़ जाएगा। अब ये दुनिया का झगड़ा तो मैंने ले ही लिया है। तेरी सूरत से कितना खूबसूरत लाइन है कि तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबात। इसका मतलब है कि तेरे चेहरे से सुबह हो जाती है सबकी। आलम मतलब दुनिया की सुबह होना, तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबात मतलब फूल खिल जाते, तेरा चेहरा देख के चिड़िया चहचहाने लग जाती है, एक स्थिरता सी हो जाती है, ठंडक और गर्मी के बीच का एक मौसम हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया। इससे तो बढ़िया लाइन ही नहीं है कभी किसी को बोलने के लिए। अगर तुम कभी किसी को बोलो कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। हाँ, ये मतलब क्या लाइन है। अब यहाँ पे वो बताएंगे कि देखो पहले बता दिया है कि मुझे कैसा लग रहा है ना, बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है। फिर वो बताएंगे कि अगर हम दोनों मिल जाते तो क्या होता। तो कह रहे हैं कि तकदीर निगू हो जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, मतलब मेरी किस्मत पलट जाती। हाँ, अच्छा और खराब हो जाता। मेरे को लगा निगू का, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। यहाँ पे लिखा है बदल जाना, झुकना, नीचे करना, समाप्त, उल्टा, औंधे मुंह गिरना, बदल जाना यहाँ लिखा है। बदल अच्छा ठीक है, तो मेरी जिंदगी बदल जाती। इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, बदल जाने को। तो तू जो मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, निगू हो जाए, मतलब बहुत बढ़िया हो जाती मेरी जिंदगी यार। यूं ना था कि मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि मैं चाहता नहीं था कि ऐसा ना हो, मैं चाहता था ऐसा हो, पर क्या कर सकते हैं। और भी तो दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। वस्ल होता है मिलन की रात के अलावा और भी तो रातें हैं, और भी तो राहतें हैं। हाँ। एक राहत वही तो नहीं है। सिर्फ मैं तेरे बाहों में बैठ के खुश नहीं रह सकता जब आसपास इतना जुल्म है, तो और भी राहत। मुझे फिर दुष्यंत कुमार याद आ गया कि मैं कैसे इन अंधेरों को उजाला कह दूं। हाँ,
सामने दुख कष्ट पीड़ाएं हैं और मैं तेरी बाहों में कैसे रह के खुश रह सकता हूँ? नहीं होगा, नहीं हो सकता। अब वो बता रहे हैं कि मैंने देखा क्या बाहर। तो 3 फेज हो गए हैं। पहले कह रहे हैं मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता, ये समाज ऐसा ना होता, तो आज हम दोनों साथ होते और तब ये होता। फिर आगे बताएंगे उन्होंने देखा क्या। ये बड़ा सबसे टंग ट्विस्टर मुश्किल पार्ट है इसका कि अनगिनत सदियों के तारीख बही मान तिलिस्म। तो अनगिनत बहुत लंबे टाइम तक जो हुआ उसको हमने तिलिस्म, जादू, तिलिस्म तो जादू, मान तिलिस्म, हमने जो इतने सालों की हिस्ट्री है उसको एक जादू की तरह दिखाया, कभी उसका सच्चा पार्ट ही नहीं दिखाया। अंधेरे में रखा है, अंधेरे में रखा हमने हमें को। रेशमो अतलसो कमखाब में बनवाए हुए, मतलब रेशमो अतलसो कमखाब मतलब रेशम के कपड़े में, उसे सुंदर सुंदर वाला पार्ट दिखाया हमने हमेशा, पास्ट का, हिस्ट्री का, स्ट्रगल का। इसको ये पार्टीशन पे लेके जा रहे हैं ऑब्वियसली, कि हमने जो आइडिया है, मतलब ये अपनी कंट्री की बात करें पाकिस्तान की, तो कह रहे हैं कि हमें इतना अच्छा आइडिया बेचा गया था कि ये पाकिस्तान होगा और ऐसा होगा, पर वो वाला पार्ट तो कोई बताते नहीं, जो सब रेशम में बुन के में दिखाया गया था। हाँ, खूबसूरत की देखो अब हम ये करेंगे वो करेंगे, पर ये वाला पार्ट कौन बताएगा कि इतने लोग मर भी गए पार्टीशन के टाइम पे, आने जाने में, कुछ करने में, उसका क्या, वो तो कोई ध्यान नहीं देता। जा बजा बिकते हुए कूचा ओ बाजार में जिसमें और हर गली के कोने पे जिसमें बिक रहे हैं, इतने बुरा हाल है लोग। परछाइयाँ, हाँ परछाइयाँ। अगर किसी ने नहीं सुना है तो पुराना एपिसोड है साहिर का, सुने प्लीज। साहिर वाला। खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, खाक मतलब लाशें पड़ी हैं हर जगह, बस पार्टी शांत कर देने वाली बात है। जिसमें निकले हुए अमराज के तनूरों से, इसका मतलब है तनूरों, पता क्या होता है? तंदूर। अच्छा। तो जिसमें निकले हुए दुखों के तंदूर से, अमराज रोग समूह, बहुत से रोग, बीमारी, हाँ बीमारी के तंदूर, मतलब सबको कोई बीमारी लगी हुई लग गई है, हाँ, सब लाशें हो गई हैं, सब दुख। पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। पीप होती है, पीप मतलब कैसे, हाँ, वो घाव से जो मवाद निकलता है ना, उसको पीप कहते हैं। नासूरों से निकल रहा है, हर जख्म से बह रही है। बिल्कुल। तो वो इमेज तुम्हें दिखा रहे हैं, पार्टीशन का हॉरर एक तरह से दिखाया जा रहा है कि देखो भाई क्या करा है तुमने। लोग मर गए, बीमार पड़ गए, जिस्म बिकने लगे, लाशें पड़ी हैं लिथड़े हुई खून में। हाँ, ये मंजर कैसा भयानक मंजर है। और यहाँ पे अब तुम महबूब को उनका देश समझो, तो अपने देश से कह रहे हैं कि यार तुमने ये करा यहाँ पे, तू चाहता है मैं तुझसे मोहब्बत करूं, मुमकिन नहीं, मैं प्यार करूं, मैं बोलूं कि वाह क्या मुल्क बनाया हमने। या अगर हम एक इंसान से भी समझें, हाँ, तो हमारे सामने अगर ऐसा मंजर हो, हाँ, जहाँ लाशें हों, लोग बीमार हों, पीप निकल रही हो घाव से, और कोई आके बगल में कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या ये बात सुनने में अजीब नहीं लग रही है? ये कोई मोहब्बत करने का टाइम, ये मोहब्बत समय नहीं ना, मोहब्बत समय नहीं भाई। जैसे भगत सिंह कहते थे हमारी दुल्हन तो आज़ादी है, आज़ादी है। हाँ, तो मैंने शादी कर ली है, कहते थे मेरी शादी हो चुकी है, हाँ, मौत से मेरी शादी हुई है। हाँ, तो ये वैसे ही कुछ आइडिया है यहाँ पे फैज साहब का। अब फिर वही आगे समझा, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए, न चाहते हुए मुझे देखना पड़े, हर जगह वही है ना। और मेरे अंदर भी एक इंसान है, मैं अपनी आंखें नहीं मोड़ सकता ना उससे, जुल्म से। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, तू खूबसूरत नहीं है, तू बहुत खूबसूरत है। अपने मुल्क को कह रहे हैं तू बहुत खूबसूरत है मेरा देश, पर क्या कीजिए, क्या करे, ये देखो ना। अरे यार, वही और भी दुख है मोहब्बत जमाने में, मोहब्बत और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी असली। तो इसको 2-3 तरीके से, एक तो ऑब्वियसली देश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, और एक महबूबा के, हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत, और भी शायद 2-3 हो तो मुझे पता नहीं है, जो शायद वो अगर पाकिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ था तो क्या पता उसके कोई पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यहाँ पे कोई मतलब जो मुझे ना समझ आ रहा हो, पंजाब प्रोविंस का कोई रिलेशन, क्योंकि इतना हमने पढ़ा नहीं है ना पॉलिटिक्स को। बिल्कुल, ये बहुत भारी है ना? बहुत भारी है ये। और तुम इसे कोक स्टूडियो पे सुनोगे तो असला कोई खूबसूरत सा रोमांटिक गाना है। हाँ, इसे तुम किसने गाया? सनम मारवी ने गाया ना? हाँ, सनम मारवी ने और अली सेठी ने शायद। नहीं, अली सेठी नहीं है, वो है दूसरा लड़का जिसने वो गाना गाया है, तेने तकिया बिना, शफकत नहीं, नदीम नहीं, पता नहीं कौन, एक बार उसका वो गाना भी है, तेन तकिया बिना नी दिल राजदा मोहल्ले विचों कूच ना करी। अच्छा, देव आवाज, नौशाद नहीं, छोड़ो खैर। हाँ मतलब सनम मारवी तो है ही शायद उसमें।
तो बहुत अच्छे, पर एकदम ऐसा लगता है सुन के कि कोई अच्छी चीज पढ़ी जा रही कोई है, खूबसूरत बड़ी प्यार मोहब्बत भरी चीजें पढ़ी जा रही है, पर नहीं है। सही बात, पर बड़ा सैड है एक्चुअली में, बहुत ज्यादा। एक्चुअली एक और चीज बताऊं तुम्हें, मेरा ना पूरा वो शायरी वगैरह पढ़ने का शुरुआत ही इससे हुई है। अरे वाह, मतलब आगाज ही इसी से हुआ था। हाँ, ये पहली नज्म थी जो मैंने सुनी, कोक स्टूडियो पे सुनी थी, और मुझे इतना पसंद आया ना गाना सुन के कि मैंने पढ़ना चालू करा। फिर पता चला कि कोई फैज है, उन्होंने लिखी है। फिर मुझे पता चला अच्छा फैज तो कोई रेवोल्यूशनरी पोएट हुआ करते थे, उन्होंने लिखी है। फिर कमेंट्स में एक आधे लोगों ने इसका मतलब लिखा हुआ था, फिर एक मतलब दो मतलब, फिर मुझे समझ आया ये तो बहुत डीप कुछ जा रहा है, और वहां से मुझे शौक चढ़ा शायरी पढ़ने का। तो ये है मुझसे पहली सी मोहब्बत को है सारे नंबर मेरी शायरी शुरू कराने के। दरअसल इसे हुमायरा चन्ना और नाबील शौकत अली ने गाया है। हाँ, नबील शौकत अली, हाँ। वो सनम मारवी ने नहीं गाया है। हुमायरा चन्ना, नबील शौकत अली, हाँ, पर बेहतरीन ढंग से गाया है। बहुत अच्छा गाया। बस एक शेर काटा है बीच में, जिसमें निकले हुए हमराज के तनूरों से पीप बहती हुई। ठीक है, तो अगली नज्म है। हाँ, बड़ा एक क्या कह सकते हैं, एक थोड़ा अच्छे उसको छोड़ रहे हैं ना, सैड उस पे ना छोड़े। हाँ, शाम फिराक अब न पूछ आई और आके टल गई, फैज अहमद फैज। ठीक, तो शाम फिराक अब न पूछ आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जा थी कि फिर संभल गई, बज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शम जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिज्र की रात ढल गई, जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल जगी, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम। हाँ, सब डिसीजन करके चले थे। हाँ, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। ये वाकई होता भी है। हाँ, आखिर शब के हम सफर फैज न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा सुबह किधर निकल गई। बहुत अच्छे। ठीक, ये कितना, ये सिंपल है। हाँ, और बहुत अच्छी है, हल्का था। इसमें मेरा फेवरेट शेर वही वाला है, वो जो दिल था कि फिर बहल गया। नहीं, ये तो पहला वाला तो अच्छा है ही, और एक वो है ना कि करके चले थे मामला, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। तो जब हम आ रहे थे उनको कुछ कहने के लिए, तो पूरा डिसीजन बना के गए थे दिल में क्या क्या यही बोलेंगे, पर जब उनसे मिले, उनके सामने गए, तो फिर बात ही सारी फिर गई। और ये आमतौर पे भी होता है ना कि हम सिर्फ महबूबा से ही नहीं, किसी से भी जब पहली बार मिलने जाते हैं, तो एक स्क्रिप्ट तैयार करके जाते हैं कि हम क्या क्या बात करेंगे, कैसे कैसे बोलेंगे, पर वहां पहुंचने के बाद पता लगता है कि तो उड़े सारी बात ही इधर से उधर हो जाती है। ये बड़ा अच्छा, मुझे सिंपल है और बड़ा अच्छा एक एंड है चीजों को। एग्जैक्टली। शाम फिराक, शाम फिराक का मतलब क्या होता है, एक बार देखना भाई। शाम फिराक का मतलब होता है इवनिंग ऑफ सेपरेशन। अरे वाह, वो शाम जब हम बिछड़ गए, जुदा हो गए। अच्छा, तो मतलब अलग होने की शाम। शाम फिराक अब ना पूछ आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया। अरे वाह, हम जुदा तो हो गए पर मेरा दिल बहल गया, जाती कि फिर संभल गई। अरे वाह, तो अब इसमें होप दिखा रहे हैं फैज। अब चलो, ये तो हो गया, फैज साहब हो गए जितना हम कर सकते थे। हाँ, अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो हम एक एडिशन कर रहे हैं। हम एक कविता नहीं सुनाएंगे या एक गजल या नज्म नहीं सुनाएंगे, हम थोड़ा सा मेहनत कराएंगे आज। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हाँ, थोड़ा होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, तो एक शेर है किन साहब का, इमाम बख्श नासिक। हाँ, इमाम बख्श नासिक, इन साहब का एक शेर है। हमने बड़ा सर फोड़ा इसमें, फिर जाके मतलब कहीं निकाल पाए। हाँ, तो आप से वो है कि आप ट्राई करिए घर पे। हाँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक हफ्ता सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या मतलब है, क्या शायर क्या कहना चाहते हैं, कवि क्या कह रहे हैं, और अगर समझ में आए, वरना हम अगले एपिसोड में, मतलब अगले हफ्ते बताएंगे, जो होगा वेडनेसडे अगला, हम उस वेडनेसडे को बता देंगे कि क्या मतलब था। पर ठीक, सोचो, हमें बता सकते हैं आप। हाँ, हमें लिख सकते हैं अगर आपको समझ में हमारे मेल पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। ठीक, शेर है कि 3 त्रिवेणी हैं तो आंखें मेरी, 3 त्रिवेणी है तो आंखें मेरी, अब इलाहाबाद भी पंजाब है। 3 त्रिवेणी हैं 2 आंखें मेरी, अब इलाहाबाद भी पंजाब है। हाँ, ये कुछ चेंज नहीं है, ये ऐसा का ऐसा शेर है
ये कोई टंग ट्विस्टर नहीं है, कोई जोक नहीं है। और हमने एक शब्द भी इधर से उधर नहीं किया है। हाँ, ये ऐसा भी नहीं है कि शायर ने कोई टंग ट्विस्टर लिखा है, नहीं, जोक लिखा है, नहीं, ये सीरियस शेर है। सो जाओ और समझें। हाँ, इसका मतलब ढूंढो, समझें और बताएं। और सारा मतलब इसके अंदर इन 2 लाइनों के एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। थोड़ा सा न्यूरोनिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। हाँ, मजा आएगा। पर जब डिकोड हो जाएगा ना तो खुशी की लहर फूट जाएगी। और जरूरी नहीं कि जो हमने मतलब सोचा है वही वाला तुम्हारा हो, क्या पता कुछ और हो, हमें भी कुछ नया सीखने को मिले, और फिर अगली बार हम भी कुछ नया बताएंगे। हाँ, हम अपना वाला तो बताएंगे। हाँ। अगर तुमने कोई कमाल बताया तो हम आपका नाम भी जरूर लेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए चलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जो होगा किताब पे चर्चा। किताब पे चर्चा। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।